So, hello, good evening, my dear students. Welcome to Crack Merchant Navy. So, क्रैक मर्चेंट नेवी के प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का ग्रैंड वेलकम है। हम लोग कर रहे थे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर। तो स्पॉन्सरशिप एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर है, स्पॉन्सरशिप एग्जाम का जो PYQ है, उसमें इस समय हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्पॉन्सरशिप ऑफ मर्चेंट नेवी, जिसमें हम लोग 2 सेट या 3 सेट कर चुके हैं। ठीक है, 2 सेट लगा चुके हैं, आज शायद तीसरा या चौथा सेट है। ठीक, तो उसमें 20 क्वेश्चन PYQs के हैं। आज भी रोज हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज भी 20 क्वेश्चन PYQs के हैं। चलिए देखते हैं आज के 20 क्वेश्चन PYQs में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू अप्रोच, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं किसके, ग्रामेटिकल एरर से। जो क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर। दिस इज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया हुआ, दिस इज अ सेंटेंस, वन ऑफ द पार्ट्स हैज अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है द मेन अफेक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इन्होंने कहा कि न्यू पॉलिसी का जो पहला इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एक प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होगा। अब देखिए कुछ चीजें हैं, जब मैं आपको नाउन पढ़ाया था तब मैं क्लियर किया था इस चीज को कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें नाउन और वर्ब की फॉर्म में स्लाइट डिफरेंस होता है। क्या है वो देखिए, जैसे एक वर्ड है इफेक्ट, ये नाउन है, इफेक्ट की जो वर्ब फॉर्म होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, और एक वर्ब है आपकी एडवाइस, ADVICE, इसकी वर्ब फॉर्म होती है ADVISE। ये फर्क होता है एडवाइस का। एक वर्ड होता है रिलीफ, LIEF होता है, और इधर देख लो रिलीव, IEVE होता है। ये वर्ब है। अफेक्ट AFFECT, ये वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। और हमें जरूरत किसकी है इस सेंटेंस में, व्हाट डू वी नीड। यहाँ लिखा है द, मेन एडजेक्टिव हो गया। यहाँ क्या लिखा, अफेक्ट। वर्ब कहाँ है, वर्ब है ये विल बी, तो ये वर्ब तो नहीं है। यहाँ क्या चाहिए था हमको, यहाँ हमको चाहिए था नाउन। नाउन का मतलब हम अफेक्ट नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, इफेक्ट चाहिए था। द राइट वर्ड वाज द मेन इफेक्ट ऑफ न्यू पॉलिसी, नॉट मेन अफेक्ट, मेन इफेक्ट होगा। क्लियर। चलिए तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये अफेक्ट गलत है, इफेक्ट होना चाहिए। राइट आंसर इज A। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन किसका है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है कि द प्रमोशन, हिज प्रमोशन वाज कंटिंजेंट डैश द आउटकम ऑफ द एनुअल रिव्यू। जो एनुअल रिव्यू आएगा उसका जो आउटकम होगा उसी पर डैश करता है, उसी पर कंटिंजेंट करता है उसका प्रमोशन। कंटिंजेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एज अ वर्ब। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड, रिलाई, बैंक। तो डिपेंड करता है, डिपेंड के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, डिपेंड ऑन यूज करते हैं। कंटिंजेंट के बाद भी अगर डिपेंड कर रहा है तो ऑन यूज करोगे, एंड योर आंसर इज थर्ड, C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम बताना है, किसका सिनोनिम, ठीक है ना, ट्रांसहिस्टोरिकल। ट्रांसहिस्टोरिकल का मतलब होता है, एक वर्ड सुना होगा ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब के पार से दूर, टाइम के लिए यूज करता है। ट्रांसेंड ये लगता है टाइमलेस के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके टाइम की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिट है, लिमिट ही नहीं है। इनफाइनाइट कह सकते हो, टाइम में इनफाइनाइट। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, टाइमलेस होगा, कि एंशिएंट होगा, कि रिसेंट होगा, कि फ्यूचरिस्टिक होगा।
इन्होंने कहा ट्रांसेंड मतलब अनलिमिटेड, फॉरएवर, जिसके टाइम की कोई एंड ही नहीं है। तो क्या होगा ये सिनोनिम इसका होगा टाइमलेस, विदाउट द बाउंड्री ऑफ टाइम, विदाउट द लिमिट ऑफ टाइम, ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा टाइमलेस। अब एक वर्ड देखो यहां लिखा है माइन्यूट, वर्ड क्या है माइन्यूट, और मिनट भी हो सकता है। ये वर्ड है, हम वी कैन प्रोनाउंस इट इन टू वेज, माइन्यूट एंड मिनट। इन द रेफरेंस ऑफ टाइम इट विल बी मिनट, इन द रेफरेंस ऑफ साइज इट विल बी माइन्यूट। अब देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इन्होंने सेम मीनिंग with the same meaning as in the following sentence। पहले हम देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है। देखिए इन्होंने कहा द माइक्रोस्कोप रिवील्ड अ माइन्यूट स्पेक ऑफ डस्ट। धूल का, डस्ट का एक पार्टिकल था बहुत छोटा सा, यहां माइन्यूट क्या है साइज है, और यहां माइन्यूट का मतलब क्या हो गया माइक्रो, माइक्रोस्कोप है तो माइक्रो साइज, बहुत जो आंखों से नहीं देख पाओगे, माइक्रो साइज का एक डस्ट था, उसको स्पेक किया, उसको रिवील किया। अब यहां देखते हैं सेम सेंस पूछा है, सेम सेंस में कहां यूज किया गया है। द मीटिंग विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स, ये क्या है द मीटिंग विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मिनट, ये मिनट किसके लिए लगा है टाइम के लिए, माइन्यूट साइज के लिए नहीं है। दिस इज मिनट, ये क्या है मिनट है, ये माइन्यूट नहीं है, साइज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, आई वॉज जस्ट अ डैश अवे फ्रॉम बीइंग लेट, लेट होने से एक मिनट पहले पहुंचे हैं, ये भी क्या है ये भी मिनट है, दोनों मिनट हो गए। द कैमरा कैप्चर्ड एवरी मिनट डिटेल ऑफ द इंसेक्ट विंग, एवरी मिनट होगा कि एवरी माइन्यूट डिटेल होगा, यहां क्या लिखा डिटेल, तो ये क्या हो गया माइन्यूट, ये माइन्यूट होगा। माइन्यूट का मतलब क्या होगा स्मॉल, छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, कैमरा ने छोटी से छोटी बात को कैप्चर किया। द अलार्म वेंट ऑफ एग्जैक्टली 60 सेकेंड और 1 मिनट, ये जो लिखा है मिनट, ये 1 मिनट 60 सेकेंड के लिए लगा, तो ये क्या है ये है मिनट, हमको मिनट नहीं माइन्यूट चाहिए था, तो ये वाला जो तीसरा वाला है ये माइन्यूट है, ये सॉरी इसको नहीं ये वाला तीसरा वाला जो है ये माइन्यूट है, तो सी वाला है जो क्वेश्चन के सेंस में यूज किया गया, यहां हमने माइन्यूट के सेंस में यूज किया था और यहां भी माइन्यूट के सेंस में है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताओ एक स्पेलिंग का वर्ड है, बिजनेस की स्पेलिंग बताइए, कौन सा वर्ड है जिसमें बिजनेस की स्पेलिंग सही लिखी है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग, बीजी की स्पेलिंग क्या होती है BUSY, और नेस की स्पेलिंग क्या होती है नेश होती है। अब जब दोनों को एक में जोड़ देंगे तो BUSY हट के क्या होता है आई हो जाएगा और NESS हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढिए, यहाँ पे डबल एस लगा है नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बीजी, ये वाई की जगह पर आई हो जाता है, यहाँ पर बीजी और नेस ठीक लिखा है, यहाँ बीजी में डबल एस लगा दिया नहीं होगा। ठीक है, पहली और तीसरी तो सेम ही है, गलत हो गई। क्लियर हो गया, समझ गए कौन सा ऑप्शन होगा बिजनेस का, बिजनेस थर्ड वाली स्पेलिंग करेक्ट है, थर्ड इज द राइट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस। आगे आ जाओ, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, एक इडियम है पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्ट एंड पार्सल। जैसे कोई चीज है, सपोज करो बायोलॉजी है या जूलॉजी है, हार्ट, या मान लो ऐसे समझ लो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट का है मान लो, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हार्ट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी का ये पार्ट एंड पार्सल है। नमक ले लो, नमक, कोई डिश बना रहे हो, नमक जरूरी है, जिसमें पढ़ना जरूरी है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट ऑफ समथिंग, जिसके बिना काम ही नहीं चलता है। जैसे आजकल हो गया मोबाइल फोन लोगों के लिए इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम मोबाइल। तो वो क्या हो गया, पार्ट एंड पार्सल, किसी चीज का वो अनिवार्य पार्ट होगा, नेसेसरी पार्ट होगा। तो क्या होगा, अनइम्पोर्टेंट तो हो ही नहीं सकता, नॉन एसेंशियल नहीं होगा, इंटीग्रल और अनअवॉइडेबल, यस यही होगा, इंटीग्रल एंड अनअवॉइडेबल, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। और डिलीवरी सर्विस फॉर पैकेट, ये पार्ट एंड पार्सल, पार्सल दे करके उसको पैकेट मत समझो भाई, वो पैकेट नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम बताना है, किसका एंटोनिम, क्रेडुलस का बताना है। क्रेडुलस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडुलस, पर्सनालिटी का वर्ड है। इसका मतलब होगा वन हु इजिली बिलीव्स ऑन अदर्स, एक ऐसा आदमी जो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता है। क्रेडुलस ऐसा आदमी होता है जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है, कोई भी, अगर एक दो बूंद आंसू टपक गए तब तो फिर पूरा भरोसा हो गया। तो क्रेडुलस कैसा पर्सन होगा, जो इजीली हर किसी पर भरोसा कर लेता है, इसलिए हर किसी से धोखा भी खाता है। ट्रस्टिंग पर्सन क्या हो गया, सिमिलर, बताना क्या, एंटोनिम। ट्रस्टिंग जो भरोसा करता है, सिमिलर हो गया। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, वन हु डाउट्स, वन हु डाउट्स, जो डाउट करता है। डाउट करता है तो ये क्या होगा, ये फिर एंटोनिम होगा। और हमें इसी की तलाश थी, वी वर लुकिंग फॉर दिस ऑप्शन। गुलिबिल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली जेंटल, एक्सट्रीमली जेंटल पर्सन होगा, ये भी हर किसी पर भरोसा कर लेता है, साइनोनिम होगा। अगला है नैव, नैव और गुलिबिल सेम है, ये भी क्या होगा, एक्सट्रीमली जेंटल, ये भी साइनोनिम होगा। एक आध वर्ड और दो, लिख दे रहा हूं, डोसाइल होगा, डोसाइल भी निहायत जेंटल आदमी होता है, तीनों एक ही है। गुलिबिल, नैव एंड जेंटल तीनों सेम होते हैं, तो बहुत निहायत सीधे साधे होते हैं। ट्रस्टिंग जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है। आपका आंसर कौन सा होगा, स्केप्टिकल, ये किसी पर भरोसा नहीं करता, सब पर डाउट करता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट वन वर्ड, वन वर्ड। अब इसमें क्या है, द किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, कोई आदमी अपने भाई की हत्या कर देता है, उसको क्या कहेंगे। तो एक तरफ से देखो, मैट्री, मैट्री क्या है, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, मदर की हत्या करोगे मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ योर फादर, अगर किसी आदमी ने अपने फादर की हत्या कर दी। आगे है होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, थोड़ी बड़ी संख्या में ह्यूमन बीइंग की हत्या करते हो। और फ्रैट्री, फ्रैट क्या मतलब क्या होता है, फ्रैट, फ्रैट का मतलब होता है ब्रदर, भाई। तो फ्रैट्रिसाइड क्या होता है, इफ वन किल्स वंस ब्रदर, तो ये क्या होगा, फ्रैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या कर दी, फ्रैट्रिसाइड, वन वर्ड में आए। अगला है फिर वंस मोर, रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड में क्या है, देखो, अ लार्ज स्केल डिपार्चर, एक याद रखिएगा, डिपार्चर है, डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से बड़ी संख्या में जब लोग दूसरी जगह जाते हैं, जैसे शरणार्थी वगैरह हैं, किसी देश में दंगा फैल गया, बवाल हो गया, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया लाइफ पर, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां से छोड़ करके भाग के दूसरे देश चले जाते हैं, उसको लार्ज स्केल माइग्रेशन, ये लिखा है लार्ज स्केल, एक दो लोग नहीं, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसको क्या कहते हैं, एक्सोडस। एक्सोडस को हम कहते हैं पलायन। पलायन का मतलब बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से लोग दूसरी जगह से, पहले जमाने में अकाल वगैरह पड़ता था, फेमाइन आता था, तब लोग एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते थे। इमिग्रेशन, EMI, EMI का मतलब क्या होता है, वन हु,
इफ अ पर्सन लीव्स हिज कंट्री एंड गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, एक दो लोगों के लिए, दो चार लोगों के लिए लगता है, लार्ज स्केल नहीं है, ये सिंगल है। और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में क्या होता है, कम्स टू योर कंट्री, और ये क्या होता है, गोज टू अनदर कंट्री, गोज टू अनदर कंट्री, और ये क्या होगा, कम्स टू योर कंट्री। इफ समबडी कम्स टू योर कंट्री, सपोज करो कोई अमेरिका का आदमी आके इंडिया में बस जाता है, अ पर्सन कम्स फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्स डाउन इन इंडिया, वी विल टेल हिम इमिग्रेट। एंड इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया एंड गोज एंड सेटल्स इन अमेरिका, तो क्या होता है, इमिग्रेंट। इमिग्रेशन में ईएमआई, देखो यहाँ पे ईएमआई, ईएमआई जाती है ना बैंक से, तो समझ लो तो जो जाता है वो ईएमआई है। माइग्रेशन, माइग्रेशन मजदूरों का भी होता है, वो कंट्री टू कंट्री नहीं, कंट्री के अंदर भी होता है, तो बिहार से दिल्ली चले गए, यूपी से मुंबई चले गए, ठीक है ना, ऐसे में काम करने के लिए तो माइग्रेशन होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, एक्सोडस। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल में लगा हुआ है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई, ये क्वेश्चन है आपका, एक्टिव से पैसिव बनाना है, एक्टिव नहीं, पैसिव से एक्टिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। कीवर्ड पकड़िए, कीवर्ड क्या है, इज बीइंग, इज बीइंग, और उसके बाद क्या लगा है, कंस्ट्रक्टेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो, अगर हम इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाए होते हैं तो व्हाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस वी चेंज दिस इनटू इज प्लस, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उसके बदले में क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। इज बीइंग एंड थर्ड फॉर्म इज स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। व्हाट इज द एक्टिव स्ट्रक्चर, इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स वी नीड कंस्ट्रक्टिंग। हमको क्या चाहिए, इज के बाद अगर कंस्ट्रक्टिंग मिल जाता है, जैसे यहां पर मिला इज कंस्ट्रक्टिंग, ये ठीक है। इज के साथ आईएनजी फॉर्म चाहिए हमको, यहां क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यहां इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है। सिटी काउंसिल कंस्ट्रक्टेड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और यहां लिखा है हैज कंस्ट्रक्टेड, ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म हो गई। हमें इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, यही वाला आंसर करेक्ट होगा। खत्म कर। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वी फोकस आवर माइंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब while changing or direct into indirect, indirect into direct, or active into passive and passive into active. We focus our mind on, first of all, check the verb and helping verb pattern, just verb and helping verb pattern. ओके तो यहाँ पे इज बीइंग थर्ड फॉर्म थी, पैसिव का स्ट्रक्चर है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो एनजी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। वंस मोर क्वेश्चन ऑफ एंटोनिम। एंटोनिम दिया किसका, इनएफेबल, इनएफेबल। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफेबल? एफेबल, इफेबल का मतलब क्या होगा, एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल और नो। एक्सप्रेसिबल, anything that can be expressed. Effable means expressible. Anything that can be explained, anything that can be expressed, anything that can be spoken out, जिसके बारे में हम कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं वो एक्सप्रेसिबल होगा। और अगर इसके पहले हम इन लगा देते हैं तो क्या होगा, नॉट एक्सप्रेसिबल, कोई चीज जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अनएक्सप्रेसिबल हो जाएगा। आंसर आइए, एंटोनीम बताना है, एंटोनीम बताना है तो इनएक्सप्रेसिबल का एंटोनीम क्या हो जाएगा, इन हटा दो, इन हटा दो एक्सप्रेसिबल हो जाएगा, तो वह इसका एंटोनीम होगा। तो एक्सप्रेसिबल हुआ कि नहीं हुआ, इनएफेबल मतलब नॉट एक्सप्रेसिबल, तो एक्सप्रेसिबल हुआ, इन निकाल दिया इसमें से, बन गया आपका एंटोनीम बन गया, तो एक्सप्रेसिबल। इनआर्टिकुलेट का मतलब हो गया वही, इनआर्टिकुलेट सिमिलर हो जाएगा। इनफैथमेबल, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कांट बी मेजर्ड, कैलकुलेटेड।
Anything that cannot be measured, that cannot be calculated is unfathomable. Fathom, what is fathom? Fathom is related to your field. मर्चेंट ने भी कहा है वर्ड है fathom. समुद्र की गहराई होती है. Fathom is depth of ocean. तो fathomable, unfathomable मतलब हम मेजर नहीं कर सकते. Indescribable, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब कर सकते हो. इन लगा दिया तो दैट मीन्स नेगेटिव का इनडिस्क्राइबेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. फिर क्या हो गया? ये सिमिलर हो गया, सिनोनिम हो गया. हमको चाहिए था क्या? एंटोनिम. क्लियर हो? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट पे आओ. क्वेश्चन नंबर 12. एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट में चेंज करना है किसको? ये लो. द मैनेजर सेड वी विल मेक अ डिसीजन बाय फ्राइडे. इनडायरेक्ट बनाना है. सेड लगा. वी है. हु इज वी? वी मीन्स मैनेजर. मैनेजर को तो क्या होगा? मैनेजर एंड स्टाफ. दे हो जाएगा. और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा. हमको यहाँ दे और वहां वुड चाहिए. दे और वुड चाहिए. चार ऑप्शन है आपके पास. दैट लगा, दे लगा, वुड लगा. क्लियर? यहाँ क्या लगा? वी चेंज होना चाहिए था दे में. यहाँ क्या होता है? दे मिला लेकिन विल चेंज होना चाहिए था. यहाँ विल वुड में चेंज होना चाहिए था. बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट. अगर ये तीनों इनकरेक्ट हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला, क्योंकि उसमें तीनों चीजें चेंज हुई हैं. इन्वर्टेड कामा की जगह ये इन्वर्टेड कामा की जगह लगा दैट, वी की जगह दे और विल की जगह वुड. करेक्ट. तीनों चेंजेस हुए हैं. क्यों? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. इसमें एक पोर्शन को अंडरलाइन किया गया. देयर इज ए सेंटेंस, half of a part of the sentence has been underlined. There is some grammatical error. You need to improve the sentence and find out the correct answer. आपको जरूरत है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें क्या गलत है, उसकी जगह पर करेक्ट आंसर पता लगाना है. चलिए अंडरलाइन क्या है? 20 minutes has been the time I need to get ready for the party. किसी दोस्त के यहाँ गए, उसने कहा यार 20 मिनट दो, बस 20 मिनट में तैयार हो जाऊंगा. 20 मिनट में तैयार हो जाऊंगा. 20 मिनट टोटल टाइम है. ये सेपरेट यूनिट में नहीं है. 20 मिनट, 20 मिनट. तो इन्होंने कहा हैज बीन द पार्टी, मतलब हैज बीन द टाइम. 20 मिनट वो टाइम रहा है जिसको, वो जो मुझे जरूरत है तैयार होने के लिए. हमेशा की बात थोड़े नहीं कर रहा यार, एक दिन की, आज के लिए 20 मिनट दो तैयार हो जाएंगे. तो हैज बीन की जगह क्या लगाओ? इज. 20 मिनट इज द टाइम आई नीड. 20 मिनट चाहिए बस. तो 20 मिनट्स आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में दे रहा है, सेपरेटली नहीं, कलेक्टिवली कह रहा है 20 मिनट चाहिए. तो 20 मिनट इज द टाइम. यहाँ पे मिनट्स गायब कर दिया, मिनट्स नहीं लिखा है. यहाँ पे 20 मिनट्स लिखा है, आर नहीं लगेगा. टाइम नीडेड नहीं, 20 मिनट इज द टाइम आई नीड टू गेट रेडी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. 14 में बोला चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस हाईलाइटेड पार्ट. फिर वही हाईलाइटेड पार्ट को रिप्लेस करने के लिए सही ऑप्शन देखना है. अब आप देखते हैं यहाँ पे नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन. इन्होंने कहा नेसेसिटी क्या है? बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन की माँ है, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है. जब आपको जरूरत पड़ेगी तभी इन्वेंशन करेंगे. He resourcefully modifies the rover to go on long drives. He एक पर्सन है, वो क्या करता है? रिसोर्सफुली मॉडिफाई कर देता है रोवर को. मॉडिफाई क्या है? वर्ब में ऐसे प्रेजेंट है, याद रखिएगा. To go on long drives even though it has originally designed for short one. हालांकि इसको डिजाइन किया गया था या डिजाइन किया गया है शॉर्ट जर्नी के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं. तो इट हैज डिजाइन. इट कौन? रोवर. क्या रोवर को डिजाइन, रोवर ने डिजाइन किया है? सब्जेक्ट इट है. सब्जेक्ट के बाद हैज लगाया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी. ये कौन सी वॉइस होती है? एक्टिव वॉइस होती है. एक्टिव वॉइस होती है. तो रोवर ने डिजाइन किया है कि रोवर को डिजाइन किया गया है? बोलो. रोवर एक मशीन है, रोवर ने नहीं डिजाइन किया है, रोवर को डिजाइन किया गया है. तो रोवर हैज डिजाइन नहीं होना चाहिए था. यहां क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस में है.
रोर इज डिजाइंड नहीं, रोर हैज बीन डिजाइंड। अब ढूंढिए आंसर। यहां क्या, इट हैव, इट के साथ हैव नहीं लगेगा भाई, सवाल ही नहीं होता इट के साथ हैव लगे। दूसरा, इट हैज ओरिजिनली बीन डिजाइन, हैज लिखा है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी ना, गलत, दो गलत। तीसरा, इट हैज ओरिजिनली बीन डिजाइंड, यस यही चाहिए था। यहां क्या है, इट विल विल बी डिजाइंड। देखो ये भी पैसिव में है, लेकिन इट विल बी डिजाइन नहीं, कह रहे हैं कि ओरिजिनली ये डिजाइन पहले किया गया था, हम फ्यूचर में थोड़े करेंगे, इसको हो चुका है तो विल नहीं चाहिए था, गलत हो गया। आपके पास एक ऑप्शन है, सी वाले को मानने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, यू विल हैव टू फॉलो इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से क्वेश्चन पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, घबराइएगा नहीं। The renowned author's newest novel, renowned author का न्यूएस्ट नॉवल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। will have been released, अब यहां लिखा है by the end of the year, ये हो जाएगा। तो रिनाउंड ऑथर अपनी बुक को पब्लिश करेंगे, यहां तो बुक मेन चीज है। विल हैव बीन लिखा है ना, ठीक है। विल हैव बीन को अगर हम एक्टिव में बनाते हैं, देखिए अगर हमारे पास होता है विल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये किसमें बदलती है, विल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू विल हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हमारे पास विल हैव बीन क्वेश्चन में है, तो हमको क्या चाहिए आंसर में, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ढूंढो विल हैव, तो विल हैव के साथ बीन लगा, नहीं होगा। दूसरा, द रिनाउंड ऑथर विल रिलीज, विल के साथ रिलीज नहीं चाहिए, विल हैव रिलीज चाहिए हमको। रिनाउंड ऑथर विल हैव रिलीज्ड, यस आई वाज लुकिंग फॉर दिस आंसर। और यहां क्या लिखा, हैज रिलीज्ड, नहीं होगा। विल हैव रिलीज्ड चाहिए था, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, स्टेटमेंट था विल हैव बीन रिलीज्ड, बीन हटाएंगे एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कहा कि करेक्ट पैसिव वॉइस, बहुत पैसिव वॉइस पूछ लिया था भाई अब की बात इसमें। चलो, यू शुड हैव केप्ट, शुड हैव केप्ट, यहां क्या लिखा है, यू सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव केप्ट हो गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दैट मीन्स एक्टिव वॉइस, ठीक। शुड हैव followed by third form of verb active voice, in passive voice it should be changed into should have been and followed by third form of verb. Look for this in answer, should have been के साथ third form of answer में ढूंढो। we should be kept not should be, should have been kept, ये हो सकता है आंसर। यहां लिखा should have been keeping, not keeping, kept, third form, we need third form। and in the fourth option we should have kept, what about been, incorrect। so 3 answers incorrect हो गया आपका, A, C and D are incorrect, so your right answer is B is your right answer। clear, how did we get, just elimination technique। अब आगे डायरेक्ट स्पीच, एक सेंटेंस दिया है, इसकी डायरेक्ट में जाना है आपको, इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट में जाना है। रिपोर्टिंग क्या है, द मैनेजर टोल्ड इज इन पास्ट, द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट का मतलब क्या होगा, यहां इन्वर्टेड कॉमा होगा। देयर हार्ड वर्क, मैनेजर ने टीम से कहा है, तो किसका हार्ड वर्क होगा, ये टीम का हार्ड वर्क का मतलब यहां क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए।
योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैड बीन नोटिस्ड, हैड बीन नोटिस्ड मीन्स हैव बीन नोटिस्ड, यहां क्या होगा, हैव बीन नोटिस्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो ये अगर वाज वर का भी हो सकता है, लेकिन यहां वाज वर पास्ट में जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो मैनेजर सेड, क्लियर यहां तक। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैड बीन नोटिस्ड, हैड बीन नोटिस्ड नहीं होगा, जिस टेंस में कहा है उसी टेंस में नहीं होना था ना, डायरेक्ट में बोलोगे तो पास्ट का पास्ट में नहीं रहेगा ना, फिर प्रेजेंट में आना चाहिए। दूसरा, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव बीन नोटिस्ड, क्लियर, ये हो सकता है। मैनेजर टोल्ड द टीम देयर हार्ड वर्क, देयर कैसे हो सकता है, अभी मैंने कहा योर होना चाहिए, ये देयर लिखा हुआ, देयर कैसे होगा, टीम के लिए बोल रहे तो योर बोलेंगे ना, डायरेक्ट स्पीकर लिसनर को बात, लिसनर से बात करा, योर देयर हो ही नहीं सकता, योर लगेगा। तो फिर ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी वाला, क्योंकि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, देयरफॉर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं बस इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, रीअरेंज करना है। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इनको एक अरेंजमेंट में लगाना है, ठीक है ना, रीअरेंज करना है इनको। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पहले लिखा द क्रिएटेड, शी क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया सी ने, सी क्रिएटेड अ डेकाडेंट बैटर, उसने बैटर बनाया। बैटर का मतलब क्या होता है, जैसे आटा गूंथ लेते हो, कोई चीज बनानी है, सपोज करो आपको पकौड़ी बनानी है, पकौड़ी बनानी है तो प्याज वगैरह काट के उसमें बेसन में लपेट के रखोगे, ये बैटर होता है। आटा गूंथ के रख दिया, मान लो भटूरे वटूरे बनाना है तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं बैटर, जो मटेरियल बनाया। उसने एक बैटर तैयार किया और उस बैटर को क्या किया, बेक किया 3 लेयर्स, ठीक है ना। केक को मतलब 3 लेयर की केक उसको बनानी थी, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी चूक के बैटर बनाया, 3 बैटर बनाया, 3 लेयर का बैटर, केक बनाना था 3 लेयर का, उसने बैटर बना लिया। एक काम तो ये है। दूसरा है द फिनिश्ड केक वाज स्टनिंग डिजाइन, स्टनिंग मतलब बहुत गजब का था, डिजाइन प्रिपेयर्ड फॉर सेलिब्रेशन एंड द कैंडल्स, ठीक है ना। तो उसने जो बनाया था प्रिपेयर्ड, फिनिश्ड जो केक बना था वो बहुत ही एक्सीलेंट डिजाइन का था। तो फिनिश्ड केक है ना, ये फिनिश्ड केक का मतलब क्या हो गया, एकदम लास्ट सेंटेंस हो गया, ये बन गया, बन चुका है। अब बनने का प्रोसीजर, यहां बनना शुरू हुआ था केक, यहां बन चुका है, तो लास्ट में आएगा ये। दूसरा है द शी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द एंटायर केक, उसने पूरे केक की, आउटसाइड ऑफ द एंटायर केक, एंटायर केक मतलब पूरे केक को बाहर से क्या किया, कोट किया, क्या लगाया, स्टॉकिंग लेयर्स विद आइसिंग, आइसिंग, आइसिंग लगाई, मतलब जो केक था केक के चारों तरफ से उसने आइस पोत दिया, क्रीम पोत दी। अच्छा क्यों आर हो गया। अब एस में देखो, बिफोर जेंटली लेवलिंग ईच केक, हर केक लेयर को क्या किया उसने, सी क्रिएटेड अ लाइट एंड क्रीमी आइसिंग। अब ये केक्स के बीच में है, ये 3 केक्स हैं, केक्स के 3 पीसेस है केक के, इसके बीच में क्या किया उसने, इसके बीच में उन्होंने क्या लगाया, यहां पे ये 3 केक हो गए, यहां पे उन्होंने खूब ढेर सारा क्या लगा दिया, क्रीम, और यहां पे इस केक के बीच में उन्होंने ढेर सारा क्या लगा दिया, क्रीम, भर दिया क्रीम, ठीक है ना। तीनों केक के बीच में खूब ढेर सारी क्रीम लगा दी। क्रीम लगाने के बाद और उसके बाद क्या किया उन्होंने, यहां खूब आइसिंग कर दी। तो ये जो बाहर बगल बगल वाली आइसिंग होगी वो कब, बीच वाले के बाद में होगी। तो सबसे पहले क्या किया, केक को बेक किया, पहले केक को बैटर को बेक किया, दूसरा स्लाइसेस में केक लगाया, दूसरे में ये वाला केक आएगा, तीसरा सेंटेंस ये बगल वाला केक आएगा, चौथा कैसे केक क्या होगा, फिनिश्ड केक होगा। तो फिनिश्ड केक कहां होगा, लास्ट में, पहले तैयार करना, पी क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस, क्यू क्या होगा,
फोर्थ सेंटेंस लास्ट में पहला पी आखिरी लास्ट, पहला पी आखिरी में क्यू, ये रहा। पहले में केक में पी वाला पहले होगा क्योंकि उसमें केक को बेक किया है, पहला प्रोसेस वही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर में आपको क्या करना है, देखिए दो वर्ड भरने हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स का दो वर्ड भरने हैं, दोनों होमोफोन्स टाइप के हैं। एडिशन, ये क्या होता है, एडिशन बुक वगैरह का एडिशन होता है। सपोज करो हमने कोई बुक छपवाई, पहली बार निकली फर्स्ट एडिशन, दूसरा निकली सेकंड एडिशन, तीसरा निकला थर्ड एडिशन, चौथा निकला फोर्थ एडिशन। एडिशन पे एडिशन, एडिशन पे एडिशन, वॉल्यूम पे वॉल्यूम आते रहते हैं। और एक एडिशन ये वाला है ऐड करने वाला, ये मैथमेटिक्स वाला है ऐड करना, रोहित सर वाला ऐड करना। इस ऐड करने का मतलब क्या होता है, प्लस करना, 1 + 2 ये हो गया। चलिए अब देखिए कौन सा कहां लगता है, द न्यू डैश ऑफ दिस बुक, ये वाला बुक है, तो कौन सा एडिशन होना चाहिए था, ये वाला एडिशन होना चाहिए था। द न्यू एडिशन ऑफ द बुक इज अवेलेबल इन डैश टू द ओल्ड वन, टू द ओल्ड वन के अलावा, तो यहां लगा इन एडिशन टू। इन एडिशन टू में ये वाला एडिशन कौन सा होता है, इन एडिशन टू मतलब पहले वाले के अलावा, उसके अतिरिक्त, पहले ये वाला एडिशन बाद में ये वाला एडिशन, तो कौन सा रहेगा ये, ठीक है ना। दूसरे के लिए ये कट गया, अब इसमें तो ये पहले के लिए कट गया, दूसरे के लिए कट गया, इसमें ये पहले के लिए ही कट गया, ये दूसरे के लिए सही है, इसमें ये दोनों सही है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। 20 क्वेश्चंस का सेट था, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन में ये वाला करके देखिए, लिखा है लुक, देखो द चिल्ड्रेन डैश सच फन ऑन दिस स्विंग। फन, फन के लिए क्या यूज करते हैं, कोलोकेशन है। फन के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, हैव फन, आर हैविंग फन, हैव फन या हैड फन। लुक चिल्ड्रन, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना। देखो लुक कहा मतलब इस समय भी, तो हैव हैड तो बीत गया, वो आनंद ले चुके, एंजॉय करके गए। हैव का मतलब रोज की बात होती है, लेकिन इस समय की बात कर रहे हैं। देखो कहा दिया मतलब इस समय, हैड पास्ट में हो जाएगा। चिल्ड्रन आर हैविंग फन, देखो बच्चे इस झूले पर कितना मजा ले रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो जब किसी को कहते देखो, तो देखो का मतलब ये काम चल रहा है ना, कंटिन्यू है। जैसे ही आप कहोगे लुक, लुक मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो एक्शन चलते होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस चाहिए। कंटिन्यूअस चाहिए तो फिर यही तो है कंटिन्यूअस, और किसी में है नहीं, वही आंसर होगा। क्लियर हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग क्यों रखे हो ना, उसको आराम कराओगे दिमाग से तो सुस्त हो जाएगा, सो यूज करो तभी ठीक चलेगा, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, आई होप यू लाइक्ड इट। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।